हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो BA प्रोग्राम सेमेस्टर 5th की होने वाली है। और BA प्रोग्राम सेमेस्टर 5th में जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है, आज हम उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं विद आंसर। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन। आज हम इस पॉलिटिकल साइंस का पूरा ही क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपके पास भी ये पॉलिटिकल साइंस है तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, इस क्वेश्चन पेपर के विद आंसर मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 बना दिया है। आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है, यानी इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस कवर करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है। चलिए फिर हम इसके पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद के महत्व पर चर्चा कीजिए। यानी इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवाद और जो नव मार्क्सवाद है उसके महत्व के ऊपर चर्चा करनी थी। तो इसका परिचय देख लेते हैं। इसके परिचय में आप लिख सकते हैं, मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण स्थान है। यह सिद्धांत न केवल आर्थिक और राजनीतिक संरचना का विश्लेषण करता है, बल्कि वैश्विक असमानताओं और शोषण के खिलाफ भी आवाज उठाता है, क्योंकि ये शोषण के खिलाफ ही आवाज उठाता हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब हम देखेंगे मार्क्सवाद का परिचय। क्या आखिर मार्क्सवाद क्या होता है? तो इसके परिचय में आप लिख सकते हैं, मार्क्सवाद की नींव कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा रखी गई थी। यह सिद्धांत मुख्यतः आर्थिक वर्गों के संघर्ष पर आधारित है, क्योंकि यह हमारा आर्थिक वर्गों के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्गों के बीच टकराव को समझाया जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम पूंजीपति जो वर्ग होता है और जो श्रमिक वर्ग होते हैं उनके टकराव को देखते हैं। मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास का विकास मुख्यतः भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के संघर्ष से होता है, जिसमें वर्गीय शोषण और असमानता का विरोध शामिल होता है। ठीक है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अस्थिरता का मुख्य कारण पूंजीवादी वैश्वीकरण है। यह सिद्धांत बताता है कि कैसे वैश्विक पूंजीवादी प्रणाली ने विभिन्न देशों में आर्थिक असमानता को बढ़ावा दिया है, और यह असमानताएं केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी प्रभावित डालती है। कि देखिए, जो हमारी आर्थिक असमानताएं होती हैं वो सिर्फ हमारी आर्थिक स्तर पर ही नहीं बल्कि हमारी जो वो सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर होती हैं, वहाँ पर भी हम इनका प्रभाव देख सकते हैं। अब हम देखेंगे नव मार्क्सवादी का उदय, यानी जो नव मार्क्सवाद है उसका उदय कैसे हुआ। नव मार्क्सवाद ने मार्क्सवाद की मूल धारणाओं को आधुनिक संदर्भ में पुनः व्यवस्थित किया है। यह सिद्धांत वैश्विक पूंजीवाद, राज्य संरचना और राजनीतिक आर्थिक संस्थानों के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित कर। नव मार्क्सवादी विचारक मानते हैं कि वैश्विक शासन का निर्माण राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जो विकासशील देशों पर दबाव डालती हैं, क्योंकि हमारी ये जो है ये विकासशील देशों पर दबाव डालने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं, नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण में निर्भरता सिद्धांत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो निर्भरता सिद्धांत है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो यह बताता है कि कैसे विकसित देश विकासशील देशों के संसाधनों पर शोषण करते हैं। इसके अनुसार विकासशील देश कच्चे माल निर्यात करते हैं और संसाधित माल आयात करते हैं, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था विकसित देशों पर निर्भर हो जाती है। क्योंकि देखिए, जो विकासशील देश होते हैं उनके पास कच्चा माल तो होता है, लेकिन उसको अच्छा करने के लिए या उनसे प्रोडक्ट बनाने के लिए उनके पास मशीन नहीं होती, जो तकनीक है वो नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें विकसित देशों पर निर्भर होना पड़ता है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद का महत्व, यानी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें जो मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद है उसका क्या महत्व है। तो पहले हम देखेंगे आर्थिक विश्लेषण। आर्थिक विश्लेषण के आधार पर देखेंगे मार्क्सवाद और नव मार्क्सवादी सिद्धांत आर्थिक कारकों को प्राथमिकता देते हैं। यह सिद्धांत बताते हैं कि कैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में असमानताएं और शोषण विभिन्न देशों के बीच संघर्ष को जन्म देती है, क्योंकि इसमें मोस्टली जो आर्थिक कारक होते हैं उन्हीं पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन की संभावना। किस तरह से मार्क्सवादी सामाजिक परिवर्तन की संभावना पर जोर देते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि कैसे श्रमिक वर्ग एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है, क्योंकि अगर श्रमिक वर्ग एकजुट हो जाए तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है। इसीलिए जो मार्क्सवाद है वो इसी बात पर जोर देते हैं। नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी इस बात पर जोर देता है कि सामाजिक परिवर्तन केवल आर्थिक सुधारों से संभव नहीं है, बल्कि उसके लिए राजनीतिक जागरूकता और संगठन की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर हम
कोई भी परिवर्तन चाहते हैं तो सिर्फ हम आर्थिक रूप से सुधार कर लें ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमें राजनीतिक और जो जागरूकता होती है उसको भी करना आवश्यक है, क्योंकि राजनीति और जागरूकता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा वैश्विक राजनीति का विश्लेषण। किस तरह से मार्क्सवादी दृष्टिकोण से वैश्विक राजनीति को ऑक्टोपस मॉडल पर आधारित माना जाता है, जिसमें प्रमुख शक्तियां पूरी दुनिया पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। इस मॉडल के अनुसार वैश्विक देशों की शक्तियों विकासशील देशों की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, जिससे एक नया साम्राज्यवादी ढांचा उत्पन्न होता है। क्योंकि इनके अनुसार जो वैश्विक राजनीति है वो एक ऑक्टोपस की तरह है, क्योंकि ये ऑक्टोपस मॉडल पर आधारित है। जिस तरह से ऑक्टोपस की बहुत सारी बाजू होती हैं, या ये कहें बहुत सारे हाथ होते हैं, जिसकी वजह से वो सब में कंट्रोल कर पाता है, इसी तरीके से हमारी वैश्विक राजनीति है जिसके बहुत सारे शक्तियां हैं, या ये कहें बहुत सारे हाथ हैं, जिसकी वजह से वो पूरे ही विश्व को कंट्रोल कर पाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं मार्क्सवाद ने साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलनों को प्रेरित किया। यह सिद्धांत उन देशों के विशेष रूप से प्रभावी रहा जहां उपनिवेशीकरण ने सामाजिक और आर्थिक संरचना को प्रभावित किया। मार्क्सवादी विचारधाराओं ने इन आंदोलनों को वैचारिक आधार प्रदान किया, जिसमें स्वतंत्रता संग्रामों को बदल दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में लिख सकते हैं मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो मार्क्सवाद है और जो नव मार्क्सवाद है दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह सिद्धांत न केवल आर्थिक संरचना का विश्लेषण करता है बल्कि समानता की दिशा में भी मार्गदर्शन करता है। इसलिए मार्क्सवादी दृष्टिकोणों को समझना आवश्यक है, ताकि हम वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वास्तविकता और बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है, इसीलिए हमें जो मार्क्सवाद है उसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा मुख्य धारा के अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत के संदर्भ में नारीवादी परिप्रेक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी मुख्य धारा के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत है उसके संदर्भ में जो नारीवादी परिप्रेक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों हैं उनका आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन या परीक्षण करना है। किस तरह से आप कर सकते हैं, चलिए देखेंगे। इस क्वेश्चन के परिचय देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के परिचय में आप लिख सकते हैं नारीवादी परिप्रेक्ष्य का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण स्थान है जो मुख्य धारा के सिद्धांत की आलोचना करते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल लैंगिक समानता की आवश्यकता को उजागर करता है बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे पारंपरिक सिद्धांतों ने महिलाओं के अनुभवों और दृष्टिकोणों को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि ये जो लैंगिक असमानता है उसको उजागर करने का कार्य करता है और महिलाओं के जो अनुभव और जो दृष्टिकोण है उनको किस तरह से नज़रअंदाज किया जाता है इस बात पर भी ये जोर देता है। इस लेख में हम नारीवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे। चलिए देख लेते हैं। इसके में पहला आप लिखेंगे नारीवादी दृष्टिकोण की उत्पत्ति के नारीवादी जो दृष्टिकोण है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसकी स्टार्टिंग आप ऐसे करेंगे, नारीवादी दृष्टिकोण का विकास 1980 के दशक में हुआ जब विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लैंगिक असमानता को पहचानना शुरू किया। क्योंकि 1980 के दौरान क्या हुआ, जो विद्वान थे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो लैंगिक असमानताएं थी उनको देखना शुरू किया। यह दृष्टिकोण दो प्रमुख धारणाओं में विभाजित था, जैसे कि पहला हमारा प्रत्यक्षवादी और उत्तर प्रत्यक्षवादी। ठीक है, प्रत्यक्षवादी नारीवाद का मानना है कि युद्ध संघर्ष और कूटनीति में महिलाओं के अनुभवों को नजरअंदाज किया जाता है, जबकि जो हमारे उत्तर अप्रत्यक्षवादी है इस असमानता के कारणों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे नारीवाद और युद्ध की किस तरह से नारीवाद और युद्ध को देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में महिलाओं की भूमिका को अक्सर कमजोर और सुरक्षा की आवश्यकता वाले रूप में चिन्हित किया जाता है। यह दृष्टिकोण महिलाओं को युद्ध की चर्चाओं और प्रतिक्रियाओं से बाहर रखता है। नारीवादी विद्वान यह तर्क करते हैं कि युद्ध और संघर्ष पुरुषों के नेतृत्व वाले क्षेत्र हैं, जहां महिलाओं के प्रति लिंग आधारित भेदभाव और यौन हिंसा जैसे मुद्दे नज़रअंदाज किए जाते हैं। क्योंकि युद्ध जो होता है वो एक ऐसी चीज़ मानी जाती है जो सिर्फ पुरुषों के लिए क्षेत्र होता है, इसमें महिलाओं के लिए या फिर
लिंग आधारित जो भेदभाव होते हैं और जो यौन उत्पीड़न जैसी चीज़ें होती हैं उनको तो नज़रअंदाज ही कर दिया जाता है कि महिलाओं का भी इसमें कोई योगदान होता है या महिलाओं के साथ भी बुरा होता है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, आगे हम देखेंगे नारीवादी सिद्धांतों की श्रेणियाँ कि जो नारीवादी सिद्धांत हैं इनकी क्या क्या श्रेणियाँ हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कि जो नारीवादी सिद्धांत है उसको विभिन्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अब वो कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं या कौन कौन सी श्रेणियों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पहला होगा हमारा उदारवादी नारीवाद। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे यह वर्तमान संरचनाओं के भीतर महिलाओं के लिए औपचारिक समानता और अधिकारों की प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संरचनावादी नारीवाद। यह वैश्विक राजनीति में लैंगिक पहचान की भूमिका पर जोर देता है और यह दिखाता है कि कैसे लिंग सामाजिक रूप से निर्मित होता है, क्योंकि लिंग का जो निर्माण करता है वो समाज ही करता है और लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है वो भी समाज के अंतर ही होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे उत्तर संरचनावादी नारीवाद। यह द्विधारी विरोधी जैसे आदेश विकसित अविकसित पर चर्चा करता है जो पुरुषों को मजबूत बनाता है, क्योंकि ये देखिए जो हमारी देश और अराजकता होती है, विकसित और अविकसित होती है, ऐसे मुद्दों पर ये चर्चा करता है और पुरुषों को मजबूती देता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा उत्तर औपनिवेशिक नारीवाद। यह महिलाओं के अनुभवों की सार्वभौमिकता को चुनौती देता है और मानव सुरक्षा की अवधारणा को व्यापक बनाता है। इसके अंतर्गत जो हमारी महिलाएं होती हैं उनकी जो स्वाभाविकता है उसको चुनौती दी जाती है। अब हम देखेंगे मुख्य धारा के सिद्धांत की आलोचना कि जो मुख्य धारा है इसके जो सिद्धांत की आलोचना किस आधार पर की जाती है। तो इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं मुख्य धारा के अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत जैसे यथार्थवाद और व्यवस्थावाद अक्सर शक्ति संतुलन और राष्ट्रीय हितों पर केंद्रित होते हैं। ये सिद्धांत महिलाओं के अनुभवों और उनके योगदान को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि ये जो सिद्धांत होते हैं ये महिलाओं के जो योगदान होता है उसको अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यथार्थवादी उदाहरण के लिए केवल राज्यों के बीच शक्ति संघर्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि नारीवादी दृष्टिकोण इसे एक संकरणीय और अधूरा दृष्टिकोण मानते हैं, क्योंकि देखिए जो यथार्थवादी है वो सिर्फ राज्य पर ही केंद्रित होता है और जो नारीवादी है वो यथार्थवाद को हमेशा अधूरा मानता है, क्योंकि राज्य के अंतर्गत जो लोग हैं उन पर भी तो ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे नारीवादी दृष्टिकोण का महत्व कि इसका क्या महत्व है। नारीवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नई दिशा प्रदान करता है। यह न केवल लैंगिक समानता की आवश्यकता को उजागर करता है बल्कि यह भी बताता है कि कैसे महिला वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। अधिक महिला प्रतिनिधित्व से मानवीय नीतियों को शांतिपूर्ण एवं सुविधाजनक बनाने में मदद मिल सकती है, क्योंकि देखिए जो नारी होती हैं वो सिर्फ एक घर को ही नहीं पूरे एक देश को भी संभाल सकती हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई नई सोच और नई नई तरीके प्रस्तुत करता है कि किस तरह से एक नारी जो है वो पूरे ही जिस तरह से एक नारी पूरे घर को संभाल सकती है इस तरह से एक नारी पूरे वर्ल्ड को भी संभाल सकती है। ऐसी जो विचारधाराएं हैं वो या ऐसे जो दृष्टिकोण है वो विश्व के सामने लाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष कि आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं नारीवादी परिप्रेक्षण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है जो पारंपरिक सिद्धांतों की सीमाओं को चुनौती देता है। यह दृष्टिकोण लैंगिक असमानता को उजागर करने के साथ साथ महिलाओं के अनुभवों और योगदानों को मान्यता देने का प्रयास करता है। के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कैसे वैश्विक राजनीति में लैंगिक असमानता सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि सभी आवाज़ें सुनी जा सकें, एक समावेशी समाज का निर्माण हो सके, यानी सभी की जो आवाज़ है, सभी जो लोग हैं उनकी आवाज़ों को सुना जा सके और किस तरह से एक समावेशी हम समाज बना सकते हैं। इसी पर जो नारीवाद है वो अपना जो केंद्र है उसको मानता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संप्रभुत्वता को आधुनिक राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था की पहचान माना जाता है, व्याख्या कीजिए। यानी जो संप्रभुत्वता है वो आधुनिक राष्ट्रीय राज्य की एक व्यवस्था की पहचान है, किस तरह से आपको इस बारे में व्याख्या करनी है। तो इसके अंतर्गत आप इसके परिचय में लिखेंगे संप्रभुत्वता और आधुनिक राष्ट्रीय राज्य की व्यवस्था किस तरह से है। चलिए इसको देख लेते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिचय। परिचय में आप लिख सकते हैं संप्रभुत्वता को आधुनिक राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था की पहचान माना जाता है जो यह दर्शाता है कि एक राज्य अपने क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति और नियंत्रण रखता है। यह अवधारणा राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और समझने में मदद करते हैं कि राज्य अपनी आंतरिक और बाहरी मामलों में अपने अधिकारों को कैसे प्रयोग करते हैं। इस लेख में
हम संप्रभुत्वता के विभिन्न पहलुओं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आधुनिक राष्ट्र राज्य व्यवस्था में इसके महत्व पर चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं अब इसके महत्व पर। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे संप्रभुता की परिभाषा की। जो संप्रभुत्वता है उसकी क्या परिभाषा आप लिख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे संप्रभुत्वता का अर्थ है कि राज्य की उस शक्ति और नियंत्रण को जो उसके अपने क्षेत्र और आंतरिक मामलों पर होता है, इसे दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है। यानी जो राज्य की शक्ति और नियंत्रण है उसको अपने जो आंतरिक मामले होते हैं उस पर ही देखना हमारी संप्रभुत्वता होती है। इसको हम दो पार्टों में बांट सकते हैं। पहला है हमारा आंतरिक संप्रभुत्वता। यह राज्य के आंतरिक मामलों पर नियंत्रण को संदर्भित करती है। इसमें राज्य की राजनीतिक प्रणाली, कानून और शासन की संरचना शामिल होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो आंतरिक चीजें होती हैं उनको रखा जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बाहरी संप्रभुत्वता। यह देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं यह राज्य की स्वतंत्रता को दर्शाती है, जो उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने हितों की रक्षा और अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने में सक्षम बनाती है। क्योंकि ये जो है ये स्वतंत्रता को दिखाती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जो उसके हित है उनकी रक्षा करने का कार्य करती है। अब हम देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो क्या है। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं संप्रभुत्वता की अवधारणा का विकास 17वीं सदी में हुआ, जब वेस्टफेलिया संधि 1648 ने युद्ध का अंत किया और यूरोप में राज्यों की सीमाओं को स्पष्ट किया। इस संधि ने यह स्थापित किया कि प्रत्येक राज्य को अपनी आंतरिक मामलों में पूर्ण अधिकार होगा और कई अन्य राज्य हमें हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार वेस्टफेलिया संधि ने आधुनिक राष्ट्र राज्य व्यवस्था की नींव रखी। क्योंकि देखिए ये जो है ये हमारी 17वीं शताब्दी में हुई थी, जब वेस्टफेलिया की संधि हुई थी। उसके बाद ही जो हमारे आधुनिक राष्ट्रीय राज्य की व्यवस्था है, यह ऐसी चीज़ है उसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे आधुनिक राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा कि जो आधुनिक राष्ट्रीय राज्य है उसकी क्या अवधारणा है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे आधुनिक राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था में संप्रभुत्वता महत्वपूर्ण है। अधिकांश देशों में एक निश्चित भौतिक, क्षेत्रीय, स्थायी जनसंख्या और सरकार होती है। इसमें निम्नलिखित तत्व शामिल हैं। अब कौन कौन से तत्व इसमें शामिल हैं, तो पहला है आपका नागरिकों का प्रतिनिधित्व। इसमें आप लिख सकते हैं संप्रभुत्वता का अर्थ सिर्फ सत्ता का प्रयोग नहीं होता, बल्कि यह नागरिकों की अच्छाइयों और अधिकारों का प्रतिनिधित्व भी करती है। क्योंकि इसके अंतर्गत नागरिकों की अच्छाइयाँ और अधिकारों का प्रतिनिधित्व भी किया जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राष्ट्रीय हित। इसके अंतर्गत हम देखेंगे राष्ट्रीय अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है, जैसे सुरक्षा, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक पहचान। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध। संप्रभुत्वता अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी महत्वपूर्ण है। देशों के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित करने और समझौतों पर हस्तक्षेप करने में संप्रभुत्वता अहम भूमिका निभाती हुई हमें दिखाई देती है। ठीक है, अब हम देखेंगे संप्रभुत्वता का महत्व कि संप्रभुत्वता का महत्व क्या होता है। तो पहला आप लिखेंगे राजनीतिक स्थिरता। संप्रभुत्वता राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करती है, जिसमें नागरिकों को सुरक्षा मिलती है और उनके अधिकारों का संरक्षण होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के आधार पर एक स्वतंत्र राज्य अपनी आर्थिक नीतियों को लागू कर सकता है और विदेशी नीतियों को आकर्षित कर सकता है। इसीलिए भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसका महत्व देखेंगे सामाजिक पहचान के रूप में। संप्रभुत्वता राष्ट्रीय पहचान को मजबूत बनाती है, जिसमें नागरिकों को अपने देश पर गर्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संप्रभुत्वता का सम्मान किया जाता है, जैसे संयुक्त राष्ट्रीय चार्टर में पुष्टि की जाती है कि सभी सदस्य राज्यों की प्रभुत्वता समान होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे संप्रभुत्वता की चुनौतियां कि जो संप्रभुत्वता होती है इसकी क्या क्या चुनौतियां होती हैं। तो पहली आप इसमें लिख सकते हैं वैश्वीकरण के कारण देशों के बीच निर्भरता बढ़ती है, जिससे संप्रभुत्वता प्रभावित हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे आंतरिक संघर्ष। आंतरिक अस्थिरता और संघर्ष संप्रभुत्वता के लिए खतरा बन सकती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय दबाव। मानव अधिकार या पर्यावरणीय मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव संप्रभुत्वता को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं संप्रभुत्वता आधुनिक राष्ट्रीय राज्य
व्यवस्था का अहम हिस्सा है जो राज्यों को उनके आंतरिक मामलों में नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता प्रदान करती है। यह राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास और सामाजिक पहचान सुनिश्चित करती है। हालांकि वैश्वीकरण, आंतरिक संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय दबाव जैसे तत्व प्रभुत्वता के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, फिर भी यह एक आवश्यक तत्व बने हुए हैं जो वैश्विक राजनीति को आकार देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको अभी तक सारे ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युद्ध और शांति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की निरंतर चिंताएं रही हैं, उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए। यानी आपको इसमें युद्ध और शांति जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निरंतर चिंताओं का विषय रहा है, किस तरह से ये आपको बताना है उदाहरण के साथ में। चलिए देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, युद्ध और शांति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निरंतर चिंता। इसका जो हमारा परिचय होगा, इसके परिचय में आप लिख सकते हैं, युद्ध और शांति हमेशा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रमुख मुद्दे रहे हैं। यह दोनों न केवल देशों के रिश्तों को प्रभावित करते हैं बल्कि वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा और विकास पर भी गहरा असर डालते हैं। इस लेख में हम युद्ध और शांति के बीच के रिश्तों का विश्लेषण करेंगे और उदाहरण के माध्यम से समझने के लिए कैसे समझेंगे कि कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं किस तरह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो पहले हम देखेंगे युद्ध की परिभाषा और कारण, कि युद्ध जो है उसकी क्या परिभाषा और क्या कारण होते हैं। युद्ध एक संगठित और सशक्त संघर्ष होता है जो दो या दो से अधिक राज्य समूहों या राष्ट्रों के बीच होता है। इसके मुख्य कारण है, यानी देखिए युद्ध जो है वो एक तरीके से संघर्ष होता है जो कि सशस्त्रीय संघर्ष होता है, जो कि एक या एक से अधिक जो राज्य हैं, समूह हैं या फिर संगठन है उनके बीच में होता है। अब इसके जो कारण है, पहला हम देखेंगे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण के अंतर्गत आप लिख सकते हैं जैसे शक्ति संघर्ष, क्षेत्रीय विवाद या विचारधाराओं का टकराव हो सकता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आर्थिक कारण, जैसे संसाधनों पर नियंत्रण या व्यापारिक हितों की रक्षा। ठीक है, ये आप इसमें आर्थिक कारण में लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं धार्मिक मतभेद या जातिगत संघर्ष। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप द्वितीय विश्व युद्ध लिख सकते हैं जो कि हमारा 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। ठीक है, जो कि जर्मनी की विस्तारवादी नीतियों और अन्य देशों के साथ संघर्ष के कारण हुआ था, क्योंकि जर्मनी ने यहाँ पर विस्तारवादी जो नीति थी उसको अपनाया था, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। इस युद्ध ने लाखों लोगों की जान ली और वैश्विक मानचित्रों को बदल दिया, क्योंकि हम अब इसके बाद में जो वैश्विक मानचित्र था वो बदल गया था, क्योंकि बहुत सारे देश एक दूसरे से अलग हो गए थे, टकराव हो गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे शांति की परिभाषा, कि आखिर शांति क्या होती है। शांति का मतलब केवल युद्ध का अभाव नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें समाज में सामंजस्य, सहयोग और विकास हो। शांति को दो प्रकारों में बांटा जा सकता है, यानी देखिए एक ऐसी स्थिति जहां युद्ध तो हो ही ना, बल्कि एक ऐसी स्थिति हो जहां पर समाज में सामंजस्य, सहयोग का विकास हो। और युद्ध और जो हमारी शांति है उसको दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला है हमारा सकारात्मक शांति, जब समाज में न्याय, समानता और समृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट होती है हमारी नकारात्मक शांति, केवल युद्ध का अभाव होता है लेकिन समाज में असमानता और तनाव होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर युद्ध का अभाव होता है लेकिन समाज में जो असमानता है और तनाव है वो पूरी तरीके से रहता है। ये भी एक शांति का रूप आप बोल सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं कोस्टा रिका में 1948 में सशक्त बलों का उन्मूलन कर शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें उनके एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो गई थी। ठीक है, अब हम देखेंगे युद्ध और शांति के बीच संबंध, कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है। युद्ध और शांति के बीच संबंध जटिल है। युद्ध के बाद शांति स्थापित करने की आवश्यकता होती है और यह एक विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। पहला आप इसमें लिख सकते हैं संधियों के माध्यम से किया जा सकता है, जैसे कि वियना संधि हुई थी 1815 में, जिसमें यूरोप में स्थायी शांति स्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के साथ। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन, जिससे संगठन युद्धों को रोकने और शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूएन शांति स्थापना मिशन ने कई देशों में संघर्ष समाप्त करने में मदद की है, क्योंकि यूएन का भी काम शांति बनाए रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कूटनीतिक वार्ताएं, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध में विभिन्न देशों के द्वारा बातचीत की कोशिशें ताकि युद्ध विराम संभव हो सके, यानी युद्ध को रोका जा सके। नेक्स्ट उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं रूस यूक्रेन युद्ध, क्योंकि यहाँ पर जो युद्ध रुका था वो बातचीत से ही
बातचीत से ही युद्ध रुक गया था। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं रूस यूक्रेन युद्ध, जो कि हमारा 2022 का ही है। एक वर्तमान उदाहरण है जो युद्ध और शांति के बीच संघर्ष को दर्शाता है। इस युद्ध ने केवल यूक्रेन को ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप को प्रभावित किया। लाखों लोग शरणार्थी बन गए और मानवीय संकट उत्पन्न हुआ। यह संघर्ष यह दर्शाता है कि एक छोटा क्षेत्रीय विवाद वैश्विक स्तर का अस्थिरता फैला सकता है। यानी देखिए, एक छोटा सा ही तो विवाद था, लेकिन इसने विश्व स्तर पर जो अस्थिरता थी या ये कहें उथल पुथल थी वो फैला दी। ठीक है, अब हम देखेंगे विकास और शांति। विकास और शांति को किस तरह से देखा जा सकता है। विकासशील देशों में शांति की स्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि शांति के दौरान ही संसाधनों का उपयोग विकास के लिए किया जा सकता है। थॉमस हॉक ने कहा था, शांतिपूर्ण समाज ही विकास की नींव रखना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने स्थानीय विकास लक्ष्य एसडीजी में हिंसा को कम करने में प्राथमिकता दी, क्योंकि विकास तभी संभव है जब शांति का माहौल हो। यानी देखिए, अगर हम विकास चाहते हैं तो हमें शांति स्थापित करनी ही होगी, क्योंकि अगर शांति नहीं है तो विकास भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, युद्ध और शांति का आपसी संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। युद्ध विनाशकारी परिणाम लाता है, जबकि शांति विकास और स्थिरता का आधार बनाती है। क्योंकि अभी हमने देखा, अगर युद्ध होगा तो विनाश तो आएगा ही, और शांति होगी तो हमारा विकास होगा। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को मिलकर ऐसे उपयोगों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो युद्ध को रोकें और स्थायी शक्ति स्थापित करें। कूटनीतिक प्रयासों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका और सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग से ही हम एक शांतिपूर्ण विश्व की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए हमें शांति की आवश्यकता है और युद्ध को रोकने की भी आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वैश्विक शासन से आप क्या समझते हैं। जलवायु परिवर्तन वार्ताएं और उसके प्रभाव पर प्रकाश डालिए। यानी जो वैश्विक शासन है उनसे आप क्या समझते हैं, और जो जलवायु परिवर्तन वार्ताएं हैं उनसे किस तरह से प्रभाव डलता है, ये आपको बताना है कि इसका क्या प्रभाव होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के परिचय में आप लिखेंगे, वैश्विक शासन एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो देशों, संगठनों और संस्थाओं के बीच सहयोग और समन्वय को दर्शाती है। इसका उद्देश्य वैश्विक समस्याओं को समाधान करना और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, यह प्रणाली विभिन्न राष्ट्रों को उनके साझा हितों के तहत एक साथ काम करने के लिए प्रेरित करती है। इस लेख में हम वैश्विक शासन की परिभाषा, आवश्यकता और जलवायु परिवर्तन वार्ताओं पर इसके प्रभावों का विश्लेषण करेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे वैश्विक शासन की परिभाषा, यानी जो हमारा वैश्विक शासन है उसकी क्या परिभाषा होती है। तो इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, वैश्विक शासन उन नियमों, प्रक्रियाओं और संस्थाओं का सेट है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने कार्यान्वयन में मदद करती है। वैश्विक बैंक के अनुसार यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक अधिकारों और संसाधनों का उपयोग समाज की समस्याओं के प्रतिबंधन के लिए किया जाता है। यानी जो हमारे वैश्विक शासन है वो एक तरीके से एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी राजनीतिक जो अधिकार होते हैं और जो संसाधनों की उपयोगिता है, उसकी जो समस्याएं होती हैं उनको निपटाने के लिए किया जाता है इसके अंतर्गत। अब हम देखेंगे वैश्विक शासन के तत्व। तो इसके अंतर्गत पहला लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र हो गया, यूएन हो गया। यूएन के बाद में हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया यानी WHO हो गया। फिर हमारा हो गया विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कूटनीतिक संबंध, देशों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ाना कूटनीतिक संबंध कहलाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नियम और मापदंड। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे जिनका पालन देशों द्वारा किया जाता है वो नियम और मापदंड कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे वैश्विक शासन की आवश्यकता, यानी वैश्विक जो शासन है उसकी क्या आवश्यकता होती है। तो उसकी कई आधारों पर आवश्यकता होती है। तो पहला आप लिख सकते हैं वैश्विक समस्याएं, जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया, आतंकवाद हो गया, महामारी हो गई और आर्थिक असमानताएं हो गई। ऐसी चीजों से निपटने के लिए देशों को वैश्विक शासन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं संसाधनों की कमी, प्राकृतिक संसाधनों को संतुलन वितरण करने के लिए भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सुरक्षा, वैश्विक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए देशों का सहयोग आवश्यक होता है। अब हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन वार्ताएं कि जो हमारी जलवायु परिवर्तन वार्ताएं हैं वो क्या क्या है। जलवायु परिवर्तन एक गंभीर वैश्विक समस्या है जिसका समाधान केवल वैश्विक सहयोग से ही संभव है। प्रमुख वार्ताएं जो जलवायु परिवर्तन
पर चर्चा करती हैं, क्योंकि देखिए जो जलवायु परिवर्तन है वो एक ऐसा गंभीर मुद्दा है जिसके लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है, तभी हम जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों से निपट सकते हैं। तो इसकी जो प्रमुख वार्ता है, पहला है हमारा पेरिस समझौता, जो कि हमारा 2015 में हुआ था। इसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाना है। देशों ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी एनडीसी प्रस्तुत किया है, जिससे उत्सर्जन कम किया जा सकता है। यानी इसमें उत्सर्जन कम करने की बात की गई है ताकि तापमान को कम किया जा सके 2 डिग्री तक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा COP सम्मेलनों की श्रृंखला। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं ये सम्मेलन हर साल आयोजित होते हैं, जहां देशों के प्रतिनिधित्व जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जलवायु परिवर्तन वार्ताओं के प्रभाव, यानी जो जलवायु परिवर्तन वार्ताएं होती हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला आप लिख सकते हैं राजनीतिक प्रभाव। देशों के बीच सहयोग बढ़ता है, जिससे राजनीतिक स्थिरता में सुधार आता है। नेक्स्ट अब हमारा देखेंगे आर्थिक प्रभाव। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नई तकनीकें और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों में निवेश बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक प्रभाव। जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ती है, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव हो जाता है, क्योंकि देखिए जिस तरह से हमारे जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है बहुत ज़्यादा गंभीर है, इसकी वजह से जो सकारात्मक प्रभाव है वो बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। अब हम देखेंगे भारत का योगदान। इसके अंतर्गत भारत ने पेरिस समझौते के तहत 2030 तक अपने उत्सर्जन को 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा भारत ने सौर ऊर्जा जैसे नवीनीकरणीय स्रोतों में निवेश करने की योजना बनाई है, जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने और आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे देश ने 2030 तक जो हमारा उत्सर्जन है उसे 33 से 35% कम करने की बात की गई है, और जो हमारी सौर ऊर्जा है उसकी जो नई नई चीज़ें हैं उनका उपयोग करने की बात की है, ताकि हम जो पोल्यूशन है उसको कम कर सकें। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते वैश्विक शासन एक आवश्यक प्रक्रिया है जो देशों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देती है। जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं का समाधान वैश्विक स्तर पर ही संभव है। पेरिस समझौता और COP सम्मेलनों जैसी वार्ताओं इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अभी हमने देखा कि पेरिस समझौता हो गया या फिर COP सम्मेलन हो गए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं जो हमारे वैश्विक शासन या फिर जो हमारी जो वैश्विक मुद्दे हैं उनसे निपटने के लिए। यह वर्तमान से न केवल जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को नियंत्रित किया जा सकता है, बल्कि वैश्विक स्थिरता भी सुनिश्चित की जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारतीय योगदान पर प्रकाश डालिए। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत किस तरह से योगदान करता है अपना, इस बात पर हमें प्रकाश डालना है या इस बारे में हमें बताना है। तो इसके परिचय में आप लिख सकते हैं भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में योगदान राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह देश वैश्विक मंच पर शांति, स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर काम कर रहा है। इस लेख में हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से ये हमारी संधियां और जो वैश्विक प्रभाव है उसको विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे भारत का ऐतिहासिक संदर्भ। ठीक है, भारत के ऐतिहासिक संदर्भ को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं भारत में भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। औपनिवेशिक शासन के बाद भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा के साथ साथ वैश्विक शांति और स्थिरता को बनाए रखना था। क्योंकि देखिए जब हम स्वतंत्र हो गए, भारत स्वतंत्र हो गया, तो उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद में बहुत सारे ऐसे नई नई नीतियाँ बनी थी, बहुत सारे नए नए मुद्दे बने थे जिसमें वो वैश्विक शांति और स्थिरता को बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे भारत की विदेश नीति। तो भारत की विदेश नीति में बहुत सारी सिद्धांतों को रखा गया है। तो पहला है हमारा गैर आक्रामकता। किस तरह से भारत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और संवाद के माध्यम से विवादों को हल करने की कोशिश करता है, क्योंकि हम कभी भी अपनी तरफ से पहले आक्रमण नहीं करते। नेक्स्ट है हमारा सहयोग, विशेषकर विकासशील देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट है हमारा सार्वभौमिकता, सभी देशों की संप्रभुत्वता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना इसके अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे प्रमुख संधियां और समझौते के भारत द्वारा कौन कौन सी प्रमुख संधियां और समझौते हुए हैं। तो ऐसी बहुत सारी संधियां और समझौते दिए गए हैं। तो पहला हम देखेंगे सिंधु जल संधि, जो कि हमारी 1960 में हुई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद को सुलझाने के लिए की गई थी। नेक्स्ट है हमारा भारतीय सोवियत मित्रता और सहयोग संधि, ये हमारी 1971 में हुई थी। ये रक्षा, विज्ञान,
प्रौद्योगिकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए की गई थी। नेक्स्ट है हमारा भारतीय अमेरिकी सैन्य परमाणु समझौता, जो कि हमारा 1905 में हुआ था और ये जो हुआ था ये परमाणु ऊर्जा के लिए किया गया था। नेक्स्ट है हमारा भारत चीन पंचशील समझौता, जो कि हमारा 1954 में हुआ था और ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बनाए रखने और जो चुनौतियां हैं उनको उजागर करने के लिए समझौता किया गया था। नेक्स्ट है हमारा भारतीय यूरोपीय संघ सहयोग समझौता, जो कि हमारा 1994 में हुआ था और ये आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे वैश्विक मंच पर भारत का योगदान के जो वैश्विक मंच है उसमें भारत का क्या योगदान है। तो पहला है हमारा विकासशील देशों की सहायता, यानी देखिए जो हमारा भारत है वो हमेशा विकासशील देशों की तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भागीदारी, क्योंकि देखिए जो भारत है वो हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी समग्र भूमिका निभाता है और उसके अंतर्गत जो वैश्विक शांति है उसको बढ़ावा देने के लिए हमेशा हमेशा भागीदार बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन। पेरिस समझौते में भारत ने अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए बात की गई थी, उसको लक्ष्य रखा गया था, जो कि हमारा नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक कूटनीति। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे भारतीय सांस्कृतिक योगदान। आयुर्वेद और बॉलीवुड ने भारतीय पहचान को वैश्विक स्तर पर मजबूती दी है या मजबूती प्रदान की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में योगदान बहुआयामी है। इसमें विदेश नीतियों, प्रमुख संधियां, विकासशील देशों की सहायता, जलवायु परिवर्तन पर जागरूकता और सांस्कृतिक कूटनीति इसे वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण शांति बनाती है। भारत ने अपने सुरक्षा, आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर विभिन्न देशों के साथ संधियां की हैं। इसके परिणाम स्वरूप भारत एक उभरती शक्ति के रूप में अपने पहचान बना चुका है, जो वैश्विक शांति, स्थिरता और विकास को प्रोत्साहित करता है। क्योंकि देखिए भारत जो है वो समय समय पर दूसरों की हेल्प करता है और दूसरे देशों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करता है और भारत जो है वो एक उभरती हुई शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि है निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी आपको यहाँ 4 पॉइंट दे रखे हैं लेकिन आपको सिर्फ 2 पर टिप्पणी करनी है। तो पहला है हमारा रियल पॉलिटिक, दूसरा है हमारा नव यथार्थवाद, तीसरा है यूरो केंद्रीयवाद और नेक्स्ट है हमारा मानव अधिकार। तो आपको इनमें से किसी एक पर टिप्पणी करनी है। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। पहले हम देखेंगे रियल पॉलिटिक। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे रियल पॉलिटिक एक राजनीतिक सिद्धांत है जो राजनीति को सख्त व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करता है। इसमें नैतिकता और आदर्शों की बजाय वास्तविक शक्ति, राष्ट्रीय हित और राजनीतिक जरूरतों को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो नैतिकता है उसको बढ़ावा या फिर उसको महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि वास्तविकता और शक्ति और राष्ट्रीय हित और राजनीति को बढ़ावा दिया जाता है। रियल पॉलिटिक्स के अनुसार जी अपने स्वार्थ और ताकत को बढ़ाने के लिए किसी भी वैचारिक बंधनों को नजरअंदाज कर सकता है, क्योंकि इसमें जो शक्ति है और जो स्वार्थ है उसी को बढ़ावा दिया जाता है। यह सिद्धांत अक्सर जर्मनी कूटनीतिज्ञ ऑटो वन बिस्मार्क से जुड़ा होता है, जिसमें इसका पालन करते हुए यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे नव यथार्थवाद। नेक्स्ट था हमारा नव यथार्थवाद। इसको देख लेंगे। नव यथार्थवाद एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सिद्धांत है जिससे केनेथ बॉलेज ने प्रस्तुत किया। यानी ये जो है ये केनेथ बॉलेज द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य विशेषताएं शांति की संतुलन है। नव यथार्थवादी मानते हैं कि राष्ट्र अपनी सुरक्षा और सत्ता की चेतना में रहता है, स्वाभाविक रूप से संघर्ष और तनाव का कारण हो सकता है। ठीक है, यह सिद्धांत यह भी बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कोई उच्च शासन नहीं होता और राज्य के बीच संबंधों का संचालन उसके आंतरिक हितों के आधार पर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा यूरो केंद्रीयवाद। यूरो केंद्रीयवाद क्या होता है चलिए देख लेते हैं। यूरो केंद्रीयवाद एक दृष्टिकोण है जिसमें यूरोप और यूरोपीय संस्कृति को अन्य सभी संस्कृतियों के मुकाबले सर्वोच्च और प्रमुख माना जाता है। यानी यूरो केंद्रीयवाद जो है वो यूरोप की जो संस्कृति है उसको अधिक सर्वोच्च या सबसे ऊपर माना जाता है दूसरी संस्कृतियों के आधार पर या दूसरी संस्कृतियों से। ठीक है, इस विचारधारा के अनुसार यूरोपीय इतिहास, सांस्कृतिक और मानवीयता सभी समाजों की तुलना में बेहतर होता है। यूरोप
यूरो केंद्रीयवाद के कारण पश्चिमी देशों ने दूसरे देशों को अपने कॉलोनियों में बदलने की कोशिश की, जो कि एक्चुअल में हुआ भी था, क्योंकि यूरोप के जितने भी देश थे वो सभी देशों को अपनी कॉलोनी में बदलने, अपने उपनिवेशों में बदलने का पूरा प्रयास करते थे। ठीक है, और इसे वैश्विक असमानता को जन्म दिया। यह दृष्टिकोण उपनिवेशवाद और औपनिवेशिक शिक्षा के समय विकसित हुआ था, क्योंकि ये जो दृष्टिकोण है ये औपनिवेशवाद, जब सभी देश यूरो के औपनिवेशवाद थे, और जो औपनिवेशिक शिक्षा थी उस टाइम पर ही इसका विकास हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे मानव अधिकार। ये मानव अधिकार क्या होता है? इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, मानव अधिकार उन बुनियादी अधिकारों और स्वतंत्रता को कहा जाता है जो हर इंसान को जन्म से ही प्राप्त होती हैं। यानी ऐसी चीजें जो हर इंसान को जन्म से ही प्राप्त होती हैं, वो हमारी मानव अधिकार के अंतर्गत आती हैं। चाहे वो किसी भी देश, धर्म, जाति या लिंग से संबंधित हो, उसका कोई भी देश हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो या कोई भी लिंग हो, उसको वो अधिकार होंगे ही। इन अधिकारों में जीवन स्वतंत्रता, समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शिक्षा जैसे अधिकार शामिल होते हैं। ठीक है, मानव अधिकारों का पालन सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम करते हैं, और वैश्विक स्तर पर उनका उल्लंघन रोकने के लिए कई कानून और संधियां बनाई जाती हैं। मानव अधिकारों की रक्षा एक लोकतांत्रिक और सभ्य समाज के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, आई होप आपको पूरे ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और यहाँ हमारा पूरा ही क्वेश्चन पर जो डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं। आप हमारी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको सारी ही चीज़ें देखने को मिल जाएंगी आपकी स्टडी से रिलेटेड। ओके, एंड आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आए आपके सेमेस्टर से रिलेटेड, आप उन्हें देख पाएँ और अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ। एंड अगर आप इन सभी नोट्स को सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी TUSL को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जो कि आपको फ्री में मिल जाएगा, और वहाँ आप ये सारे ही फीचर्स देख सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो स्टडी है वो और भी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, एंड मेरी वीडियो को लाइक करना, एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।